माय नेम इज रचना और आज जो हम ज्योग्राफी का पार्ट उठाने वाले हैं वो है सौरमंडल या फिर सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम की बात की जाए तो सोलार सिस्टम में अपना क्या क्या आता है या फिर सौरमंडल कहा जाए तो सौरमंडल में सूर्य यानी सन के साथ 8 ग्रह जो अपना बुध से लेके कहां तक है, वरुण तक है, ठीक है। और उनके उपग्रह, हर एक ग्रह का एक उपग्रह होता है या किसी किसी ग्रह में उपग्रह नहीं होता है। कुछ शुद्ध ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं, एस्ट्रॉयड मैंने यहाँ पे बनाया है कि बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट डाला है, उसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। और बड़ी संख्या में क्या होता है, धूमकेतु जिसे क्या कहते हैं, कॉमेट्स, ये क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यानी सूर्य और अपने सारे ग्रह, एस्ट्रॉयड और क्या हो जाएगा, कॉमेट्स यानी धूम्रकेतु, इन सभी को मिला के क्या बनता है अपना सौरमंडल, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर ग्रह कौन से ऑर्डर में है। सबसे पहले अपना सन है, ठीक है, सूर्य। उसके बाद आता है मरकुरी जिसे कहते हैं बुध। सेकेंड नंबर पे है वीनस जिसे कहा जाता है शुक्र। और तीसरे नंबर पे है हमारा अर्थ जिसे कहा जाता है पृथ्वी। चौथे नंबर पे है मार्स जिसे कहा जाता है मंगल। उसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, इसमें बहुत संख्या में क्या होते हैं, शुद्ध ग्रह यानी जिसे एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा जाता है। इसके बाद आता है शनि के बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। अब बात देखी जाए आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ठीक है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आता है शनि के बाद आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। उसके बाद आता है अपना पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और उसके बाद बुध। याद करने का एक इजीएस्ट तरीका है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जितना है सेम ऑर्डर पे आप उसको कंटिन्यू बढ़ाओ, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, हमारे पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी के जस्ट आगे और पीछे करना है, तो पृथ्वी के बाद जस्ट अपना आ जाएगा शुक्र और शुक्र के बाद जस्ट आ जाएगा मंगल। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बुध। तो ये ऑर्डर है आकार के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा देखा जाए तो बृहस्पति है और सबसे छोटा देखा जाए तो बुध। दोनों ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए घनत्व की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करके सबसे छोटे की, तो अगर घनत्व की बात की जाए तो सबसे कम घनत्व कहां पर है, शनि में। शनि के बाद आता है अरुण में, अरुण के बाद बृहस्पति में, उसके बाद वरुण में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस साइड जितने भी ग्रह हैं वो गैसीय है, ठीक है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस साइड जितने भी ग्रह हैं वो ठोस है, ठीक है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है। तो जो सबसे कम घनत्व कहां पर होगा, जहां पर गैस वाला होगा, यानी पहले पूरा गैस वाला जितने भी ग्रह है वो पहले कैप्चर होंगे, उसके बाद जाके क्या हो जाएंगे जो ठोस वाले हैं वो। तो उसके अकॉर्डिंग, घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे कम याद रखिएगा शनि के बाद अपना आता है अरुण के बाद आएगा बृहस्पति, उसके बाद आएगा वरुण के बाद आएगा अपना मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद बुध। अब आते हैं कि कौन से ग्रह किस डायरेक्शन में मूव करते हैं या किस डायरेक्शन में घूमते हैं अपने अक्ष के अकॉर्डिंग, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी ग्रह हैं, यानी सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ के, ठीक है, शुक्र और अरुण को छोड़ के जितने बाकी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण की बात की जाए तो ये पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये दो ग्रह हैं वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे बाकी ग्रहों के कंपैरिजन। अब बात की जाती है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको क्या होता है कि हम लोग मतलब पेरिस्कोप या जो भी चीज है इनसे ग्रहों को देखा जाता है, डायरेक्टली देख सकते हैं पृथ्वी पे रहते हुए, ठीक है। तो वो सिर्फ 5 ग्रह हैं और बाकी जो 3 ग्रह हैं उनको ऐसे मतलब देखा नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत एडवांस जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि 5 ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से कहलाएंगे अपने, पहला है बुध, उसके बाद है अपना
शुक्र, उसके बाद है शनि, उसके बाद मंगल और उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, ये ऐसे 5 ग्रह हैं जिनको क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के जस्ट बाजू में मंगल, इसे भी देख सकते हैं, शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। ठीक है, बाकी जो लास्ट के 2 है अरुण और वरुण, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से ग्रह के बारे में, यानी सारे ग्रह, एक एक ग्रह को लेते हैं और उनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में, सूर्य या फिर सन से रिलेटेड। सबसे पहले याद रखिएगा कि निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य है हमारा और सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रह जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया था। अब बात देखी जाए सूरज की, तो सूरज एक तरह का क्या है, तारा है। ध्यान रखिएगा, सूरज एक तरह का क्या है, तारा है। और अगर सौरमंडल की बात की जाए तो ये सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, उसी की वजह से भी जीवन है, उसी की वजह से गर्मी है, तभी तो लोग यहाँ पर जीवित हैं। ठीक है, अब देखिए जो सूर्य की पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ है। ठीक है, अब ये न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी एक अक्ष है जिसपे वो परिक्रमा करती है। ठीक है, अब सूरज बीचों बीच ना होकर थोड़ा फोकस पे है। ठीक है, फोकस पे है मतलब केंद्र से थोड़ा इधर है। ठीक है, अब देखो कि अगर मान लीजिए पृथ्वी इधर आती है परिक्रमा करते करते, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो काफी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर पृथ्वी इधर आई तो ये दूरी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो दूरी है वो कहलाती है न्यूनतम दूरी और ये जो दूरी है वो कहलाती है अधिकतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी की बात की जाए तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अब बात की जाए सूरज के व्यास की, तो सूरज का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, उसका अगर 110 गुना कर दिया जाए तब जाके वो सूरज के व्यास के बराबर होगा। दूसरा, पृथ्वी में जो प्रकाश आता है सूरज का, ठीक है, वो कितने टाइम में आ जाता है, तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और चीज बता दूं, अगर न्यूनतम दूरी मतलब अगर पृथ्वी इस साइड है तो ये जो मौसम होगा गर्मी का होगा क्योंकि वो सूरज के काफी पास में होगा। जैसे वो अपने अधिकतम दूरी की ओर जाएगा, यानी सूरज से उसकी दूरी काफी हो जाएगी, काफी डिस्टेंस हो जाएगा, तब ठंड का मौसम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गर्मी में पहुंचने में और यहाँ तक इसकी जो टोटल दूरी है उन तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगता है, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब बात की जाए सूरज कितने साल का या इसकी आयु कितनी है, तो याद रखिएगा 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, दूसरा, सूरज में कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से गैस हैं, मेनली तो वो गैस से बना हुआ है। तो सूरज में याद रखिएगा हाइड्रोजन है जो कितना है 71%, हीलियम है जो कि कितना है 26.5% और कुछ अन्य रासायनिक जो मिश्रण है वो कितना है 2.5%। तो ध्यान देना कि जो सूरज है उसमें सतह नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो गैस का एक गोला है और उसके बाद उस गैस के गोले में होता क्या है, याद रखिएगा, यहाँ दिख रहा है सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा है। तो होता ये है कि जब हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, जब हाइड्रोजन अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 1 होता है। ठीक है, और इसका भी क्या होता है 1। तो ये जब आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, हीलियम बनता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 2 और साथ में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये ऊर्जा
अलग अलग टाइप की होती है, कोई प्रकाश के रूप में हो जाएगी, कोई ऊष्मा के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो सूरज में जो क्रिया हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, हीलियम बन रहा है, किससे, हाइड्रोजन की वजह से। दूसरी बात की जाए तो सूर्य सहित जितने सभी तारे हैं, याद रखिएगा तारे चमकते हैं, तो सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन गैस होता है और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। संलयन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन मिल रहा है, संलयन हो रहा है इनका, तो ये कहलाती है संलयन अभिक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आएगा कि सूरज और तारे में कौन सी क्रिया होती है, तो संलयन क्रिया होती है। अगर पूछा जाएगा कि किन किन के बीच होती है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण जब होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, सूरज होता है, उसके सामने ब्लैक ब्लैक आना स्टार्ट होता है, एंड लास्ट क्या होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो यहाँ पर जब एकदम स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, तो यहाँ पर एक मतलब एक रिंग टाइप से बनती है, ऐसा लगता है कि एक मैरिज रिंग है, ठीक है। तो एक रिंग टाइप से बनती है, तो उसे ही कहते हैं सूर्य किरण या फिर कोरोना कहा जाता है, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाला भाग होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि इस समय एक्सरे जो किरणें होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है, और इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। अब बात की जाए आगे की, सूर्य अपने ही अक्ष पे घूमता है, ठीक है, वो अपने ही चारों ओर गोल गोल घूमता है, और इसकी दिशा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब बात की जाए सूर्य, तो सूर्य कहा जा सकता है कि आग का गोला है। आपको पता होगा कि जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहले नीचे आता है, नीचे गैस चालू करते हैं तो उसका काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, फिर वो बर्तन गर्म होता है, फिर बर्तन गर्म होता है तो उसमें जो भी चीज रखी रहती है वो गर्म होता है, फिर उसको ऊपरी सतह तक आते आते, मतलब स्टार्टिंग में नीचे का सतह काफी गर्म होता है, ठीक है, उसके बाद वो कम होता है, फिर उसके बाद जाके फिर धीरे धीरे बढ़ता है ऊपर वाले सतह में। तो बात की जाए सूरज, तो सूरज में भी कुछ ऐसा होता है। सूरज का जो केंद्रीय भाग है, जो मतलब सेंटर कहा जाए, केंद्रीय भाग है, उसको पहले क्या कहते हैं, कोर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्रोड कहते हैं, ठीक है, जिसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷, बहुत ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तथा सूरज के बाहरी सतह पर तापमान कितना हो जाता है, सिर्फ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ऊपरी वाली सतह पे काफी कम है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अंदर की अगर बात की जाए वो काफी ज्यादा है, 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड के पास में। अब दूसरी बात की जाए, जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंसब्रेथ, हैंसब्रेथ ने क्या बताया, हैंसब्रेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पहले बता दिया, सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिकी का निर्माण करते हैं, और ये 2 होना चाहिए, आई थिंक सो, लिखा गया, 2 हाइड्रोजन नाभिकीय मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, अर्थात सूरज के केंद्र पर नाभिकीय संलयन। मैंने पहले बताया था कि संलयन होता है, बट अगर देखा जाए तो एक तरीके से नाभिकीय संलयन हुआ, ठीक है, जो कि क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और अपन को पृथ्वी पर मिलता है। अब बात की जाए सूरज कितने टाइम तक और ऊर्जा दे सकता है, क्योंकि हर जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल भराते हैं तो एक लिमिट तक चलता है, जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। सेम इसी तरह से क्या है, सूर्य में भी है। तो सूर्य में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन हमने देखा कितना है, 71% है। जब ये सारे हाइड्रोजन पूरे हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। तो भविष्य में सूर्य कितने वर्ष तक और काम कर सकता है, ये जल सकता है वगैरह वगैरह, तो ये कितने वर्ष तक जल सकता है, 10⁻11 वर्ष तक क्या दे सकता है, और प्रकाश दे सकता है। दूसरी चीज कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। जो सूर्य जब चमकता है, यानी इसमें जो आग होती है तो वो रेड रेड दिखती है, तो वो जो प्रकाश होती है तो उस सतह को, या फिर सूर्य की मतलब
जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। बट ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई लाइट चमकती है, ठीक है, कोई भी लाइट है, वो अगर रोशनी करती तो उसके आसपास के जितने एरिया है वो भी रोशन हो जाते हैं। बट होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल है जिसकी वजह से रोशनी होती है, तो उसकी लेकिन सूर्य के आसपास लेकिन रोशनी नहीं होती। क्या होता है कि ये कहलाता है वर्णमंडल। अब वर्णमंडल होता क्या है कि सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जो भी सूर्य चमक रहा है उसकी सतह पर जितना प्रकाश है वो उसके आसपास के जितने वातावरण है उसको सोख लेते हैं। सोखने के बाद क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ प्रकाश नहीं होता, मतलब एक तरह की बोला जाए तो दीप्तिमान प्रकाश नहीं होता, क्योंकि सूर्य का जो वातावरण है उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा जब पृथ्वी पे बिजली कड़कती है तो आसपास के जितने भी घर होते हैं जहाँ पर लाइट चल रही होती है, पंखा चल रहा होता है, तो उससे क्या होता है? उसके खराब होने का डर ज्यादा रहता है। जैसे कि आसपास कहीं पंखा चल रहा है, उसके थोड़ी से डिस्टेंस पे कहीं बिजली गिर गई तो उससे क्या होता है कि पंखा खराब हो जाता है, चलता चलता टीवी खराब हो जाता है। तो कुछ सिस्टम यहाँ भी होता है। जब सूरज में एक क्या बोलना चाहिए? होल बनता है। होल मतलब कैसे बोलना चाहिए? आप सभी ने देखा होगा, जैसे मान लो ये अपना सूरज है, ठीक है, जब ये क्रिया होती है तो एक क्या बनता है? होल टाइप से बनता है, और ये आपने देखा होगा ऐसा कुछ उभरा हुआ बनता है, ठीक है, मतलब बोलना चाहिए एक, अगर आप फुहारा पानी का देंगे तो ये ऐसा उभरा हुआ बनेगा, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट होता है तो ये टोटल 22 वर्षों तक बना रहता है, ठीक है। कितने वर्षों तक रहता है? 22 वर्षों तक बना रहता है। आप जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, स्टार्टिंग में बड़ा होते रहता है और एक एज के बाद वो क्या होता है? फिर घटते रहता है, ठीक है, बुढ़ापे की हो जाता है। वैसे ही क्या होता है कि ये 11 वर्षों तक क्या होता है? बढ़ते रहता है, और 11 वर्ष के बाद ये घटना चालू करता है, यानी खत्म हो जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं क्या होता है? इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है? जो अपन उपग्रह लगाते हैं या फिर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रहों के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रह होते क्या है। तो ग्रह उन सभी खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। मतलब सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह लिए गए हैं सबका एक क्या है? कक्षीय है, अपने कक्ष के चारों मतलब अपने कक्ष में घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो याद रखिएगा कि उसका एक निश्चित मार्ग होना चाहिए और वह सूर्य के चारों ओर घूमने चाहिए। तो ऐसे खगोलीय पिंड को कहा जाता है ग्रह। ग्रह में सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह की बात। बुध ग्रह की बात देखी जाए तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वो होगा बुध। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर वो सूर्य के पास में है, यानी उसका जो कक्षीय क्षेत्र बनेगा वो काफी क्या होगा? छोटा होगा। जैसे मान लीजिए बीच में मैंने एक सेंटर ले लिया, इसके आजू बाजू पहले एक सर्कल तैयार किया, उसके बाद का एक सर्कल तैयार किया, उसके बाद का एक सर्कल तैयार किया। तो सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 1 इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो जो सर्कल नंबर 1 है उसको कवर करने में मुझे, ठीक है, कम टाइम लगेगा, और सर्कल नंबर 3 है उसको कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो याद रखिए कि अगर सौरमंडल का सूर्य के निकट, अगर सबसे छोटा सूर्य के निकट का अगर ग्रह है तो उसको परिक्रमा करने में कम समय लगेगा। तो बुध सूर्य की परिक्रमा केवल कितने दिनों में कर लेता है? 88 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि कितने दिनों में कर लेता है? 88 दिनों में कर लेता है। ध्यान दोगे तो हर एक ग्रह का कोई ना कोई एक उपग्रह होता है, 2 होता है, 3 होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, 63, 31 तक भी जाता है। लेकिन कुछ कुछ ग्रहों में कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है। तो बुध क्या है? बुध इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरी चीज, इस ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। देखो, अगर ये भी पूछा जाए कि अगर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा,
तो मैक्सिमम उसमें क्वेश्चंस आते हैं, बुध आ गया, मंगल आ गया, पृथ्वी आ गया, शुक्र आ गया। तो लोग ये सोचते हैं कि सूर्य के सबसे पास कौन है, बुध है, तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, वो काफी ज्यादा गर्म होगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि उसका आंसर बुध नहीं है। बट क्यों नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ इस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं है। जैसे मान लो अपने पृथ्वी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे जो गैस होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है, जो ऊष्मा होती है, उसको क्या करते हैं, सोखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर गर्मी उत्पन्न होती है। अब सोचिए कि इसमें जब वायुमंडल ही नहीं है तो कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा गैस है जो उसे सोख के रखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वायुमंडल ही नहीं है तो वो क्या होता है, एज कम्पेयर टू दूसरे ग्रहों की अपेक्षा कम होता है, कम गर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे गर्म कौन सा, तो ये सोच के मत लगा लीजिएगा कि सूर्य की सबसे पास है तो गर्म होगा। ठीक है, और अगर वायुमंडल ही नहीं है तो इसमें जीवन भी संभव नहीं होगा। अगर पृथ्वी के आकार से इसकी तुलना की जाए, ठीक है, तो ये पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है, यानी काफी छोटा है पृथ्वी से। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अगर बात की जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 गुना बुध में गुरुत्वाकर्षण है। मतलब सबसे अचंभा वाली बात ये है कि अगर विशिष्ट गुण मतलब बोला जाए बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना ही सबसे ज्यादा क्या है, विशिष्ट गुण है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के कंपेयर बुध का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो याद रखिएगा 3/8। वैसे चंद्रमा के अकॉर्डिंग 1/6 होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापांतर मतलब दोनों ताप का अंतर होता है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि बुध जो है दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और रात के समय वहां पर बर्फीली टाइप के वातावरण हो जाता है। तो जो बहुत गर्म वाला है और बहुत ठंडा वाला है, इन दोनों के बीच जो ताप का अंतर है वो है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी और रात में बर्फीली हवाएं चलेगी या बर्फ होगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो 560 है, और ये सबसे ज्यादा बुध ग्रह में ही है अगर तापों का अंतर देखा जाए तो। और इसका घूर्णन काल मतलब होता है अपने ही चारों तरफ परिक्रमा करना। ठीक है, दो टाइप के घूर्णन होते हैं, एक तो अक्ष के चारों ओर घूमना होता है और एक अपने ही चारों ओर घूमना होता है। तो अपने जब चारों ओर घूमेगा तो वो कितने दिन में कवर कर लेगा, 58.6 दिन में कवर कर लेगा। अब आगे देखते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है लेकिन एक कृत्रिम उपग्रह जरूर है, तो उसका नाम है मैरिनट 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैरिनट 10 जो है बुध का एक कृत्रिम उपग्रह है। दूसरा है सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, मतलब अपने अक्ष में सबसे ज्यादा जल्दी कवर कर लेता है, क्योंकि उसको कितने दिन लगते हैं, सिर्फ 88 दिन लगते हैं और काफी स्पीड रहता है वो। ठीक है, दूसरा इसका जो घनत्व है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, बाकी ग्रहों के कंपैरिजन। और अगर जल से कंपैरिजन किया जाए तो जल के घनत्व से भी इसका घनत्व काफी कम है। मतलब ये सोचिए कि अगर कोई बॉल है, उसका घनत्व अगर जल के घनत्व से कम है तो उस बॉल को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो ऊपर तैरेगा। तो अगर देखा जाए तो इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी काफी कम है। यानी मान लो बहुत बड़ा जल ले लिया जाए जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है और उस ग्रह को डुबा दिया जाए तो ग्रह डूबेगा नहीं, ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं शुक्र ग्रह यानी वीनस के बारे में। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बुध के बाद किसकी बारी आती है, शुक्र की बारी आती है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है क्योंकि उसमें क्या है, वायुमंडल नहीं है और ऐसे गैस नहीं है जो कि क्या करे, सूरज की किरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाए। अब देखते हैं कि सौरमंडल का अगर ये सबसे गर्म ग्रह है तो इसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कितने हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, सूरज की किरणों को अवशोषित करता है और गर्म करता है वातावरण को। तो ध्यान देंगे कि इसमें कितना है, 95% है। तो इसी की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा वो क्या है, वीनस, या शुक्र। दूसरा, इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं, 225 डेज, या इतने दिन लगते हैं। बात की जाए इसकी परिक्रमा की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी परिक्रमा करता है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, ठीक है, कौन सी दिशा में, पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। और एक और ग्रह है जो ऐसा करता है, उसका नाम है अरुण, ठीक है। और इस परिक्रमा की वजह से, जैसे आप जानते होंगे कि पृथ्वी में जो सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा से निकलता है और डूबता कौन सी दिशा में, पश्चिम, क्योंकि उसकी परिक्रमा काल अगर देखी जाए तो पश्चिम से क्या है, पूर्व की ओर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर है, तो इसमें उल्टा होगा। जस्ट इसमें जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम की ओर की तरफ से होगा और जो सूर्यास्त होगा वो क्या होगा, पूर्व में होगा, ठीक है। दूसरा, ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि शुक्र ग्रह अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह ये पड़ता है, उसके बाद पृथ्वी पड़ता है, उसके बाद मंगल पड़ता है। अब क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इसके निकट का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र भी है और अपना मंगल भी है, बट दोनों में कंपेयर किया जाए शुक्र और मंगल में, तो शुक्र क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आ जाता है। अब बात देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं शुक्र और पृथ्वी ग्रह में। तो शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व और व्यास में लगभग कैसे है, पृथ्वी के समान ही है, ठीक है, टू एंड सिस्टर, बट एकदम नहीं, लगभग। और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। अब बात कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि इस डॉग स्टार किसे कहते हैं या सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार किसे कहते हैं। तो देखिए, जो सबसे गर्म होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि चमकीला ग्रह की अगर बात की जाए तो चमकीले ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि डॉग स्टार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह, ठीक है। इस ग्रह को सांझ का तारा या इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह क्या होता है, पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं पृथ्वी या फिर अर्थ के बारे में। अगर सौरमंडल में कहा जाए तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है, ठीक है। पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। और क्यों दिखता है ये नीला, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है यानी 71% अगर देखा जाए तो ये जली भाग है, ठीक है। जल की वजह से ये नीला दिखाई देता है। अब देखते हैं कि पृथ्वी में कितना जलीय भाग है और कितना स्थलीय भाग है। तो पृथ्वी में अगर जलीय भाग की देखा जाए तो वो है 71% और अगर स्थलीय भाग देखा जाए तो वो है 29%, ठीक है। जल का परसेंटेज काफी ज्यादा है। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री या अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, वो तो अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रही है, बट क्या होता है, वो अपने अक्ष पे, अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझें, अगर मैं ले लूं पृथ्वी, ये अपना अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसे कहते हैं एक्स एक्स। तो पृथ्वी को अगर मैं ऐसे लूं, ठीक है, अगर इसका अक्ष की बात की जाए तो ये सीधा होता, बट क्या है कि अपने अक्ष से सीधा ना होके अक्ष से कितनी मुड़ी हुई है, ये 66.5, मतलब
मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है 66.5। यानी ऐसे समझ सकते हो कि एक इंसान है वो खड़ा है, तो वो सीधा ना खड़ा होकर थोड़ा टेढ़ा खड़ा है और अपने ऐसे टेढ़े में भी घूम रहा है और अक्ष में भी घूम रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसकी वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब आते हैं। पृथ्वी क्या होता है, देखिए बाकी सभी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर बाई चांस इसको कभी भूल जाओ तो इसको याद रखने का ऐसा ट्रिक्स है, सूरज पृथ्वी में पूरब से पश्चिम की ओर होता है, तो जस्ट उसका उल्टा, तो परिक्रमा कैसे करेगा, पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अक्ष में कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, तो वो कितना है 1610 किलोमीटर पर आवर। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है, हम जाते हैं कहीं पर, या तो 50 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, ठीक है। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, ये होता है, ठीक है। तो अपने अक्ष पे जब वो घूर्णन करती है तो कितनी रफ्तार होती है 1610 किलोमीटर पर आवर। और इस चाल से पूरे अक्ष को कवर करने में से कितना लगता है, एक दिन का जो हम लोग समय लेते हैं 24 आवर, तो वो 24 ना होके सिमिलर टू 24 होता है कितना है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं, उसको हम लोग सिमिलर टू 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है, डाटाबेस क्वेश्चन है कि कितना रहता है, तो याद रखिएगा 23 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि सौर वर्ष क्या है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा है कि सौर वर्ष क्या है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है टोटल ओवरऑल, तो उसे क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी का प्रकाश जो होता है, पृथ्वी में प्रकाश कितने, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पे कितनी देर में आ जाता है, 1 मिनट और 20 सेकंड में पहुंच जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह, एकमात्र उपग्रह देखा जाए तो वो सिर्फ क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। अब बात की जाए, पृथ्वी को 2 रेखाओं में बांटा गया है, ठीक है, एक विषुवतीय व्यास और एक होता है ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो विषुवतीय व्यास की बात देखी जाए तो वो कितना किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास की बात देखी जाए तो वो है 12,714 किलोमीटर। अब बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में जितने भी अध्ययन होते हैं, ठीक है, जितने वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो उन वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है, सेलेनोलाइजी कहा जाता है। और चंद्रमा और पृथ्वी कहा जाए, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महीने में कितने बार समकोण बनाते हैं, 2 बार समकोण बनाते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो 3 चीजें होती हैं ग्रहण के लिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इसके लिए। मान लो ये सन है अपना, ठीक है, और ये रही पृथ्वी, मैंने जो अर्थ ले लिया है, ठीक है। देखो सूर्य ग्रहण होता है तो अपन को ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा लगता है ना, सूरज के सामने कोई आ रहा है, तो सूरज के सामने कौन आएगा, चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, मतलब सूरज को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो तब ये कौन सा ग्रहण कहलाता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब देखो चंद्र ग्रहण कैसे होगा, चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, तो पृथ्वी की परछाई कैसे पड़ेगी, मान लो ये अपना सन है, ठीक है, और ये अपना अर्थ है या पृथ्वी है। अब पृथ्वी के इधर जब चंद्रमा आएगी तो सूरज की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो पृथ्वी की परछाई बनेगी, ये पृथ्वी की परछाई जब चंद्रमा पे पड़ती है तब होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। और याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है।
देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि चंद्रमा में सबसे पहले कौन सा यान उतरा और उसमें कौन कौन से यात्री थे। ठीक है, तो चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो सेकेंड अंतरिक्ष यान से कौन कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन अर्लिंग गए थे। ठीक है, दो नाम याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अर्लिंग, ये जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था? कदम रखा था। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है, या हम जानते हैं कि पृथ्वी में अगर पृथ्वी से चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, कहानी में क्या बताया था कि चंद्रमा के दूसरे साइड बहुत सारे एलियंस रहते हैं, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन क्या है कि उसका सिर्फ एक ही पोर्शन क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 15 सेकंड में करती है, और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर देती है। तो इसी कारण क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि कितने दिन में कवर करती है। तो ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेती है। अब देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी से औसत दूरी चंद्रमा की होना चाहिए। चंद्रमा की पृथ्वी से अगर औसत दूरी की बात की जाए कि वहां से वहां तक पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो वो कितनी है? 38,465 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात की जाए गुरुत्वाकर्षण की, तो पृथ्वी की इतनी गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का अगर 1/6 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, वहां काफी कम है। जैसे यहाँ का जो वेटेज है, आप यहाँ पर कूदेंगे तो नॉर्मली थोड़े हाइट के बाद नीचे आ जाएंगे, लेकिन चंद्रमा में उसका अगर जैसे मान लो यहाँ पर कितना है 9.8, तो 9.8 का 6 से अगर डिवाइड कर दे तो और काफी कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से जब आप वहां पर जंप करेंगे तो काफी ऊपर हाइट तक जंप कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि चंद्रमा की उच्चतम पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है लिम्निट्स, और जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 35,000 फुट है, और मीटर में देखी जाए तो 10,688 मीटर आती है। चंद्रमा की अगर व्यास की बात की जाए तो वो है 3,476 किलोमीटर, और त्रिज्या उसकी जो आधी होगी, ठीक है, आपको पता है कि व्यास का अगर आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी है? 1,738 किलोमीटर। अब बात होती है कि सूर्य के संदर्भ में, ठीक है, अगर चंद्रमा की परिक्रमा अवधि देखी जाए तो वो साइनोडिक मास या चंद्रमा मास कहलाती है। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, लेकिन अगर सूर्य के अकॉर्डिंग देखी जाए उसकी परिक्रमा तो वो कहलाता है चंद्रमा मास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, या फिर साइनोडिक मास, चंद्रमा मास या फिर साइनोडिक मास। उसके बाद आता है सी ऑफ टार्वेलिटी नामक स्थान चंद्रमा पे है। जैसे यहाँ पर अलग अलग स्थान होते हैं, जैसे भारत या ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी एक स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है सी ऑफ टार्वेलिटी। ठीक है, अब देखी जाए तो याद रखिएगा कि चंद्रमा जितना पुराना है उतना पुराना है क्या अपना पृथ्वी भी है, बट अगर देखी जाए तो कितना पुराना है, तो वो कितने पुराने हैं? 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के जो लगभग एक जैसे ही है, 460 करोड़ वर्ष दोनों पुराने हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं मंगल ग्रह या फिर मार्स। मंगल ग्रह बेसिकली लाल रंग का होता है, और इसके लाल रंग के होने का रीजन क्या है? तो याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के लाल होने का रीजन ये है कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड बेसिकली लाल रंग का होता है। बेसिकली आप देखे होंगे लोहा जो होता है जंग लगने के बाद, जंग लग गया मतलब क्या हो जाएगा? वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जंग लगने के बाद वो कौन सा कलर होता है? हल्का ब्राउनिश या रेड कलर का होता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कौन से कलर का दिखता है? लाल रंग का दिखता है। सेकंड क्या है? वो अपने अक्ष से कितना है? 25 के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर मौसम में परिवर्तन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है पृथ्वी के केस में कि अगर कोई भी अपने अक्ष से झुकाव रखता है तो वहां पर मौसम का परिवर्तन होना
लाजमी है। तो ये अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। दूसरा, यह अपने सराउंड कितनी देर में चक्कर कवर कर लेता है, या अपने सराउंड कितने देर में अपने चक्कर पूरा कवर कर लेता है, तो यह अपने ध्रुवों पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर कवर कर लेता है। ठीक है। अगर मंगल ग्रह की बात देखी जाए तो ये सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिन में कवर करता है, 687 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। अब दूसरा देखा जाए, यहाँ पर कौन कौन से वायुमंडल है और कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस ग्रह में जो वायुमंडल है वो है 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 2 से 3% नाइट्रोजन है, और 2% आर्गन गैस है। मैंने आपको पहले बताया कि 95% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी काफी गर्म प्लैनेट होगा। ठीक है, गर्म ग्रह होगा। अब बात की जाए उपग्रह की, तो इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस से ये रिलेटेड है कि जो फोबोस है, एक तथ्य दिया गया है कि फोबोस कई सालों के बाद क्या होगा, मंगल ग्रह से टकरा जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और बृहस्पति यानी डायरेक्ट पृथ्वी के बाद बृहस्पति आ जाएगा, बट ये अभी प्रूफ नहीं हुआ। दूसरा, सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो वो मंगल ग्रह पे है, और उसका नाम है ओलिम्पस मेसी। ठीक है, और जो इसी ग्रह में मौजूद है। और दूसरी चीज, सौरमंडल का अगर सबसे ऊंचा पर्वत भी देखा जाए तो इसी ग्रह में मौजूद है, जिसका नाम है निकस ओलंपिया, और इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो माउंट एवरेस्ट जो अपने धरती पे है, माउंट एवरेस्ट का अगर 3 गुना कर दिया जाए तो ये इसकी ऊंचाई के बराबर आएगा। तो अब हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह, याद रखना, आकार की अगर दृष्टि की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी की बात की जाए तो सूर्य से दूरी में ये 5वें स्थान पे आता है। और अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी से लगभग कितना गुना अधिक है, अधिक बड़ा है, तो 1300 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो वो है जुपिटर, और कौन से स्थान पे आता है तो वो है 5वां स्थान। और पृथ्वी से अगर कंपेयर किया जाए तो पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो याद रखना 1300 गुना अधिक बड़ा है। और यह ग्रह अपने ध्रुवों पर सबसे तेजी से घूमता है। याद रखना, अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा तेजी से घूमने वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है एस्ट्रॉइड्स होते हैं बुध ग्रह से जस्ट उसके पहले। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, पृथ्वी पे गिरने की वजह से क्या हुआ था, डायनासोर्स मर गए थे। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड को अपनी ओर खींच के रखता है बृहस्पति, जिससे पृथ्वी क्या होती है, बहुत सुरक्षित हो जाती है एस्ट्रॉइड से। अब बात देखते हैं कि यह कितने देर में अपना चक्कर पूरा कंप्लीट करती है। तो यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, अप्रॉक्स 10 घंटे में अपने दूरी पर चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अपने राउंड घूमने के लिए। और पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा की अगर बात की जाए तो यह 11 वर्ष 9 महीने, मतलब अप्रॉक्स अगर लिया जाए तो 12 वर्ष में ये सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कवर कर लेता है। और इस ग्रह में वायुमंडल में, जो उसके ग्रह में वायुमंडल में जो क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये जो ग्रह है वो कैसा है, गैसीय है, इसमें सतह नहीं है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति पर सबसे विशाल लाल धब्बा, या जिसे कहा जाता है ग्रेट रेड स्पॉट्स। अब ये क्या चीज है, ये एक तरह से बोला जाए तो तूफान है जो वहां पर कंटिन्यू कई करोड़ सालों से चलते आ रहा है। और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, मतलब चौड़ाई की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 3 पृथ्वी समा जाए, वो इतना चौड़ा तूफान है, या फिर बाउंडर कह सकते हैं। इसकी अगर टोटल उपग्रह की बात की जाए तो 63 है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है, बृहस्पति में, याद रखिएगा 63 उपग्रह। और सबसे बड़ा, इस उपग्रह में से भी अगर सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो वो है ज्ञानीमीड, जो कि कितने, कौन से कलर का है, पीले रंग का है। अब दोस्तों बात करते हैं शनि ग्रह की। ठीक है, तो शनि ग्रह से रिलेटेड अपना शनिवार लिया गया है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह।
अगर देखा जाए तो ये आकार की दृष्टि में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि। ठीक है, तो आकार की दृष्टि से जो देखा जाए तो वो क्या है, सबसे सेकंड नंबर पे आता है आकार। इसके चारों ओर एक छल्ला है, इस छल्ले को वलय भी कहा जाता है, जो उसकी प्रमुख पहचान है। ठीक है, अगर शनि की बात देखी जाए तो ये एक ऐसा ग्रह होता है और इसके आसपास पूरे छल्ले होते हैं। ठीक है, और इन छल्लों में क्या होते हैं, बहुत सारे एस्टेरॉयड होते हैं। और अगर इस वलय की बात की जाए, इसमें कितने वलय बनते हैं, वलय मतलब इसकी जो पर्ट होते हैं, एक बाई एक, तो इसमें टोटल कितने वलय बनते हैं, तो याद रखिएगा इसमें 7 वलय बनते हैं और ये पीले रंग का ग्रह है। ठीक है, बात की जाए सूर्य की परिक्रमा की, तो ये सूर्य की परिक्रमा कवर करता है 29 वर्ष में। ठीक है, और इसका घनत्व तो सबसे कम है, अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए, ठीक है, तुलना की जाए तो पृथ्वी से 3 गुना कम है इसकी घनत्व। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि लाल दानव कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह है। इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल 31। इसके 2 उपग्रह हैं जो थोड़े फेमस है। सबसे पहले उपग्रह है फोबे। सबसे पहले उपग्रह है फोबे नामक शनि का उपग्रह। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। दूसरा है टाइटन। अगर टाइटन की बात की जाए तो टाइटन की खोज 65 में डेनमार्क के खगोलीय शास्त्र क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। याद रखिएगा, टाइटन की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। टाइटन क्या है, जो टाइटन है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका आकार लगभग बुध के समान है। अगर देखा जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लेकिन सौरमंडल में अगर पूछा जाए टाइटन, तो टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसमें क्या है, खुद का वायुमंडल है और उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण है, यानी पृथ्वी के समान उसमें वायुमंडल भी है और उसमें खुद का गुरुत्वाकर्षण भी है। तो अब हम देखते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह मतलब होता है यूरेनियस। ठीक है, अगर बात की जाए आकार की, तो आकार में ये तीसरे सबसे बड़ा ग्रह आता है, मतलब अपना आकार में देखा जाए तो सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह आएगा। सूर्य से 7वें स्थान पे है। अगर ग्रहों की अगर दूरी देखी जाए तो सबसे पहले, दूसरे, तीसरे और ये कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। अरुण ग्रह जो है शुक्र ग्रह की तरह है और उसका रोटेशन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है। और अगर तापमान की बात देखी जाए तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है इस ग्रह में। ये जो ग्रह है वो हरे रंग का दिखाई देता है। अब इसके हरे रंग की दिखाई देने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की बहुत ज्यादा अधिकता होने के कारण ये कौन से कलर का दिखाई देता है, हरे कलर का। तो याद रखना, इसमें मीथेन गैस की बहुत ज्यादा अधिकता होती है जिसकी वजह से ये हरे रंग का दिखाई देता है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो सूर्य की परिक्रमा ये 84 वर्ष में करता है। ठीक है, और अपने अक्ष में जो झुकाव है जिस कितना है, 82 डिग्री। हमेशा मैंने बताया है कि हर एक जो भी ग्रह होता है उसका एक अक्ष होता है, तो अक्ष के झुकाव की वजह से क्या होता है, उसमें ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और ये अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है, 82 डिग्री, और इसकी वजह से इसे लेटा हुआ दिखाई देता है और इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये काफी ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो ये होता है 90 डिग्री। अगर मैं कंपेयर करूं तो 82 डिग्री यानी कुछ ऐसा है, यानी इतने पास, तो एक्स अक्ष के काफी पास हो रहा है, मतलब वो एक तरीके से लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अरुण ग्रह को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आकार की बात। तो इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं पृथ्वी से,
ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है और पर इससे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से ग्रह को बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो उसमें एक था अरुण ग्रह, उसके बाद एक और आता है वरुण ग्रह। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होने के बावजूद भी इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। और अरुण ग्रह में शनि ग्रह की तरह चारों ओर एक वलय पाया जाता है। जैसे शनि ग्रह में एक छल्ला पाया जाता है जिसे वलय कहा जाता है, तो अरुण में भी पाया जाता है। और उन छल्लों का नाम दिया गया है। तो उन छल्लों का नाम है अल्फा, ठीक है, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। और इस ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है मिरांडा, एरियल, ओबेलेरॉन और टाइटेनिया। तो याद रखिएगा इसमें जो टाइटेनिया है अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, ठीक है। अब हम देखते हैं वरुण ग्रह की बात। वरुण या नेपच्यून कहा जाए, इसकी खोज हुई थी 1846 ईस्वी में और किसने की थी? जहान गाले ने की थी। और सूर्य की अगर परिक्रमा की बात देखी जाए तो वह 166 वर्ष में पूरा परिक्रमा करता है सूर्य का। ये नीले रंग का दिखाई देता है, याद रखिएगा ये जो ग्रह है वो नीले रंग का दिखाई देता है। अब इसके नीले रंग के दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, इन सारे गैसों की सबसे अधिकता पाई जाती है। अब आते हैं उपग्रह की। वरुण में अगर उपग्रह की बात देखी जाए तो वरुण के टोटल उपग्रह है 8, जिनमें से प्रमुख है ट्रिटॉन और नेरेड उपग्रह, ठीक है। इस उपग्रह को सबसे ठंडा उपग्रह भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लास्ट में भी है और बहुत ज्यादा ठंडा है। और ऐसे कोई भी गैस नहीं है जो कि क्या करे, उसके उष्मा को, सूर्य की उष्मा को अवशोषित करे, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है। अब कुछ चीज आते हैं, ठीक है, उसके नोट्स कुछ देखते हैं कि इसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिएगा 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल दोस्तों अब देखते हैं यम ग्रह के बारे में। स्टार्टिंग में जो सौरमंडल में टोटल ग्रह लिए जाते थे वो 9 थे, लेकिन अब 8 लिए जाते हैं क्योंकि यम को ग्रहों में से हटा दिया गया है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के प्राग सम्मेलन में यम को बौने ग्रह में, याद रखिएगा, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसका कारण यह है कि यह आकार जो इसका है वो चंद्रमा से भी छोटा है और इसकी कक्षा का वृत्तीय न होना तथा वरुण की कक्षा को काटना। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करे और उसका एक पर्टिकुलर अक्ष होना चाहिए, वृत्तीय अक्ष होना चाहिए। बट इसमें हो रहा क्या है कि ये तो पहली बात तो ये तो इसको बौने ग्रह में रख दिया गया है, दूसरा क्योंकि ये चंद्रमा से काफी छोटा है और इसका कक्ष जो है वृत्तीय कक्ष जो नहीं है, और दूसरी बात ये वरुण की कक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसके पीछे एक और रीजन भी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो ग्रह है उनके आसपास ज्यादा मतलब या तो ग्रह नहीं होने चाहिए, जो ग्रह है उसके आसपास क्या है, बहुत ज्यादा। बट यम को इसलिए भी नहीं रखा गया है क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी अगर परिक्रमा करती है उसको ग्रह की दृष्टि में इसलिए लिया गया है क्योंकि उसका वृत्तीय कक्ष है, उसका खुद का एक उपग्रह है, वो क्या है कि आसपास ऐसे चीजों से नहीं घिरी हुई है जो बहुत ज्यादा घनी है। लेकिन अगर यम की बात की जाए तो यम मिल्की वेव्स में से होते हुए ऐसे अक्ष में से गुजरता है जिसमें बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉइड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो एस्ट्रोनॉइड्स इसलिए 3-4 रीजंस की वजह से क्या किया गया है, यम को ग्रहों की लिस्ट में से हटा दिया गया है। अब बात आती है प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में आपको मिल्की वे के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने वाली हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर, तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है 37,200 वर्ष के बराबर होती है।
और प्रकाश वर्ष अगर मैं पूछूं कि क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। और इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे ही कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अब सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर उपग्रह, मैंने बताया था सेकंड उपग्रह कौन सा है, लेकिन अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के पास है। अब देखते हैं मिल्की वे क्या होता है। स्टार्टिंग में लोगों को क्या लगता था कि सूर्य एक केंद्र है और उसके आसपास सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात तो सही है। लोगों को पहले ये लगता था कि जो सूर्य है वो केंद्र पे है और सारी चीजें उसकी परिक्रमा कर रही है। बट जब मिल्की वे के बारे में पता चला तो हमें पता चला कि सूर्य केंद्र ना होकर क्या है, मिल्की वे का एक पार्ट है। अगर मिल्की वे के बारे में देखा जाए तो ये व्हाइट कलर का पूरा होता है, ठीक है, और इसका जो केंद्र होता है इसे कहा जाता है नॉर्थ गैलेक्टिक पोल्स। और इसी में कहीं पर एक सोलर सिस्टम है जो अपना सौरमंडल कहलाता है। ठीक है। और इसकी जो परिक्रमा का दिशा मैंने इस डायरेक्शन में दिखा दिया है कि इसकी परिक्रमा की दिशा इस डायरेक्शन पे है, और अपना सोलर सिस्टम की परिक्रमा की दिशा देखी जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। अब बात करते हैं कि मिल्की वे के जो सेंटर है उससे सूर्य की अगर दूरी देखी जाए तो कितनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिल्की वे के सेंटर से अगर सूर्य की दूरी देखी जाए तो वो है 30,000 प्रकाश वर्ष। और मैंने आपको अभी बताया था कि एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर क्या होता है, 37,200 वर्ष। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ष लगेंगे वहां तक जाने में। ठीक है। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। तो